Good morning, all of you. Today I will deliver the lecture on the new topic, the compensation and rehabilitation to the zamindars, to the intermediaries. Compensation and rehabilitation. Compensation and rehabilitation to the intermediaries means मध्यवर्तियों प्रतिकर पुनर्वास अनुदान प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था। तो आज हम आपको प्रतिकर पुनर्वास अनुदान के बारे में बताएंगे, क्योंकि जमींदारी एबॉलिशन जो कि भारत में स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के पश्चात जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। इसके बाद जमींदारी एबॉलिशन के लिए एक अधिनियम बना गया, यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो है कृषकों और सरकार के मध्य सीधा संबंध नहीं था, और इसके मध्य में एक वर्ग था, मध्यवर्ती वर्ग, जिसको कि जमींदार कहा जाता था। वह जमींदार जो है कुछ जो है रुपए का यह जमींदार होता था, कुछ संपत्ति का होल्डर्स होता था, कुछ संपत्तियां होल्ड करता था जो कि कृषकों को काश्त के लिए दिया करता था। अर्थात विभिन्न वर्ग के विभिन्न तरह के जमींदार थे जिनको जमींदारी वसूल करने का अधिकार दिया गया था, लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था, जिसमें सबसे कम जो है 25 रुपए तक का जमींदार था। अर्थात एक बड़े जमींदार से छोटे जमींदारों का विदय था, क्योंकि जमींदारों को संपत्ति सरकार के द्वारा उनको मालगुजारी वसूलने के लिए दी जाती थी, क्योंकि कृषकों को जमीन का मालिकाना हक नहीं था। कृषक केवल काश्त किया करते थे, वास्तविक संपत्ति जो है सरकार में निहित थी और सरकार से जमींदार को मालगुजारी वसूलने के लिए दी जाती थी। कहने का तात्पर्य है सरकार और जमींदारों के बीच में, सरकार और कृषकों के बीच में एक वर्ग था जमींदार, जिसे कि लगान वसूलने का अधिकार दिया गया था। इन लगानों को वसूलने का दायित्व उन पर था, जो कि कृषकों से लगान वसूल किया करते थे। जितने का मालगुजार होता था, जितने का जमींदार होता था, जितने रुपए का, उसके हिसाब से उसको उतनी संपत्ति दी जाती थी, उतनी जमीनें दी जाती थी, और उस एरिया का जो है लगान वसूल करके वो सीधे सरकार को पहुंचाया करता था। तो ऐसी परिस्थिति में जब जमींदारी एबॉलिशन हुआ 1950 में, यूपीजेडे ऐलान पास किया गया विधानसभा द्वारा, और यहाँ पर जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, और एक भारत के लिए एक नया
भूमि व्यवस्था अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत व्यापक दुरूह व्यवस्था जो कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी, उस व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया गया। तो जमींदारों से चूंकि जो जमींदारी व्यवस्था को अबालिश किया गया, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया, तो जमींदारों के लिए सरकार ने कुछ व्यवस्था किया जिससे कि उनको उनकी व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित किया इसके, क्योंकि सारी जमीनें जमींदारों से लेकर के कृषकों में बांट दी गई। तो जो जमींदार बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो बड़ी जमीनों के मालिक थे, उनकी संपत्तियां जब ले ली गई तो उनके लिए कुछ सरकार ने प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था किया, अर्थात उनको कंपनसेशन दिया गया। जितने के मालगुजार थे, अर्थात जितनी मालगुजारी जिसको जमींदारी से वसूल करने का अधिकार था, उतने का उनको प्रतिकर दिया गया, कंपनसेशन दिया गया। इसमें बड़े से बड़े जमींदार होते थे जो कि सरकार को ज़्यादा लगान दिया करते थे, अर्थात इसमें 1 गुना से लेकर के 20 गुना तक लगान वसूलने का, 1 गुना से लेकर 20 गुना तक इनको प्रतिकर के रूप में दिया जाता था। अर्थात यदि वे 100 रुपये की मालगुजारी वसूल किया करते थे तो उसके अनुपात में उनको जो है प्रतिकर दिया गया। तो जितने के मालगुजारी, जितने के लगान, जितने के लैंड होल्डर्स थे, जितने ज़मीनों को इनको अंग्रेजों द्वारा मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया गया था, उस संपत्ति के हिसाब से इनको प्रतिकर का निर्धारण किया गया। कहने का तात्पर्य है यह कंपनसेशन जो है 1 गुना से लेकर के 20 गुना तक होता है। 20 गुना 20 टाइम्स तक होता था। अर्थात अगर बड़ा मालगुजार है तो उसको उसकी संपत्ति के 1 गुना दिया जाता था। बड़ा मालगुजार है तो उसकी संपत्ति का 1 गुना दिया जाता है। उससे बड़ा है तो उससे छोटा है तो उसको उसकी संपत्ति का 2 गुना, फिर उससे छोटा है तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अर्थात जितने कम का मालगुजार था उसके अनुपात में उसको ज़्यादा प्रतिकर दिया गया, क्योंकि उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि उनको जमीनों का मालिकाना हक ले लिया गया। क्योंकि अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं को पढ़ाते समय हमने बताया था, कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से अधिनियम लागू होने के पश्चात अब 12.5 एकड़ से अधिक संपत्ति को होल्ड नहीं करेगा। अर्थात संपत्ति अधिनियम लागू होने के पश्चात 12.5 एकड़ से अधिक संपत्ति को होल्ड अगर करता है तो वह जमीन राज्य सरकार में निहित मान ली जाएगी। क्योंकि जमींदार बहुत बड़ी एरिया के मालिक, जमीनों के मालिक थे, क्योंकि जब अंग्रेजों का यहाँ से जो है अंग्रेज यहाँ से चले गए, इसके पश्चात लैंडलॉर्ड्स जो थे जिनको कुछ ज़मीनों का मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया गया था, तो प्रॉपर्टी इनके पास आ गई। तो उन प्रॉपर्टी, चूँकि इनको ज़मीन का मालिकाना हक तो सरकार को था, किसानों को काश्तकारी का अधिकार था। उनके बीच में जो मध्यवर्ती वर्ग थे इनको लगान वसूलने का केवल अधिकार दिया गया था। तो सरकार ने उन जमीनों का वितरण कृषकों को कर दिया, जो काश्त किया करते थे उस जमीन के मालिकाना हक उनको प्रदान कर दिया। लेकिन उसके लिए
प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की गई। उनके लिए कंपनसेशन की व्यवस्था की गई। कंपनसेशन का तात्पर्य है प्रतिकर, मीन्स जितने के माल गुजार थे उतना उनको पैसा दिया गया। जितने के माल गुजार थे उतना उनको पैसा दे दिया गया, ताकि तत्काल उनके लिए कोई समस्या न उत्पन्न हो। इसलिए सरकार ने प्रतिकर की व्यवस्था की, कंपनसेशन की व्यवस्था की, जिससे कि उनका पुनर्वास हो सके और उनके लिए रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की गई। रिहैबिलिटेशन, उनको जो है पुनर्वास अनुदान दिया गया। पुनर्वास के रूप में ग्रांट दिया गया। ग्रांट सरकार द्वारा उनको ग्रांट दिया गया, जिससे कि अपने जीविकोपार्जन को सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि लंबे समय से जमीनों को होल्ड किया करते थे, तो प्रतिकर पुनर्वास अनुदान के रूप में इनको व्यवस्था की गई। क्योंकि जमींदारी एवाल्यूएशन के बाद सारी जमीनें मध्यवर्तियों से छीन करके राज्य सरकार में निहित हो गई। कुछ ऐसी जमीनें थी जो काश्तकारी, जिन पर अधिकार था वह कृषकों को सीधा दिया गया, और अन्य जमीनें जो थी उसकी मालिकाना हक जो है राज्य सरकार को प्रदान कर दिया गया। तो चूंकि जमींदारों से इनके जमीनों का हक ले लिया गया, इसीलिए उनके लिए प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था भी किया जाना बहुत आवश्यक था। इसलिए अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि इनके लिए प्रतिकर पुनर्वास अनुदान भी प्रदान कर दिया जाए, जिससे कि जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इस तरह से भूमि को जो है कोई भी व्यक्ति भूमि के अधिक जमाव पर रोक लगाया जाए। क्योंकि कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, सरकार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूमि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि को नहीं धारण कर सकता है, या भूमि के अलाकर निर्माण पर रोक लगाया गया। तथा ऐसे व्यक्ति जो कि सरकार से जिनको कि लगान वसूलने का अधिकार था, जिन जमींदारों को, ऐसे लगान वसूलने वाले या जितने की मालगुजारी के जमींदार थे उनको चिन्हित किया गया। उन सबको जो है प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की गई। क्योंकि इस सिस्टम को, जमींदारी एवाल्यूएशन जब लागू किया गया तो सरकार के सामने तत्काल एक ही विकल्प था कि जमींदारों से जब उनकी संपत्ति को छीन ली गई तो इसके पश्चात इनके लिए प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की गई है। इनको कुछ एड दे दिया जाए जिससे कि इनका भी जीविकोपार्जन चल सके। इसलिए सरकार ने इनको चिन्हित करके इनको 1 दिनों से लेकर के 20 गुना तक की मालगुजारी व्यवस्था का प्रबंध किया गया, जिससे कि ये अपनी जीविकोपार्जन को सही ढंग से कर सके। इस तरह से चूंकि प्रतिकर पुनर्वास अनुदान का जो बंद था, यह सरकार द्वारा ऐसा नियम बनाया गया कि अंग्रेजों के लिए दिया जाए। क्योंकि कृषक जो विभिन्न तरह के नवीन जो दारी व्यवस्था थी, जिनमें 14 तरह के जमींदार हुआ करते थे, जिसमें सीरदारी का अधिकार जमींदार जो है वह संपत्ति को धारण किया करता था। सीरदार के रूप में जमींदार जो है संपत्ति को दिया करता था, और जो कृषक थे ये जमीनों को जो है काश्त किया करते थे, और उनसे जो लाभ होता था उपज का लाभ जो है लगान के रूप में सरकार को दिया करते थे।
इस तरह से प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था इसलिए किया गया ताकि जो है तत्काल, चूंकि जमींदारी एवाल्यूशन हुआ था, तो कहा गया कि जमींदारों को कुछ समय तक, जब तक इनकी स्थिति ठीक न हो जाए, इनको कंपनसेशन तथा इनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए, इनके लिए एक अनुदान सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि इनका जीवन स्तर भी अच्छा बना रहे। इस तरह से चूँकि जमींदारी एवाल्यूशन के अंतर्गत जो बहुत बड़े जमींदारों के मालिक थे, जमींदार, इनसे ज़मीनों को जब लिया गया तो इनके लिए सरकार ने जो है एक नियम बना करके प्रतिकर पुनर्वास अनुदान का प्रबंधन किया। इस तरह से उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाना जो परम आवश्यक था, जिनमें 1 गुना से लेकर 20 गुना तक राशि का प्रबंध किया गया। तो इस तरह से भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था किया जाना भी बहुत आवश्यक था, जो कि किया गया। तो I want to conclude here my lecture. The next lecture I will deliver tomorrow. Thank you very much.